Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Dear students, आज करंट अफेयर्स के जो बेसिक लेक्चर्स हैं उस हवाले से हमारा टॉपिक कॉन्टिनेंट एशिया है। बरआज़म एशिया, ये वर्ल्ड मैप में हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये जो रेड कलर का सॉरी ग्रीन कलर का ये जो हमारे सामने एरिया है, ये सारा एशिया का एरिया है। तो इस को अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रकबे के एतबार से भी और आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा ये बर आज़म है। और कंट्रीज भी इसी में सबसे ज्यादा हैं। और ये ग्लोब के ऊपर आपको ये शो किया जा रहा है। नीचे अगर हम देखें तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है। और अगर हम इधर आए लेफ्ट साइड पे नीचे तो ये अफ्रीका है, और लेफ्ट साइड पे ऊपर आए तो ये यूरोप का एरिया है। और दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स होंगे। तो इस तरह से बहरहाल हमारा ये एशिया का जो एरिया है वो ये ग्रीन कलर का जो आपके सामने शो हो रहा है, ये एरिया एशिया का एरिया है। अच्छा, अब इसकी हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि ये इसका एरिया है, ये इसकी पॉपुलेशन, रिलीजन्स और कंट्रीज। अच्छा, अब इसमें जो रिलीजन स्पेशली देखने की जरूरत है कि एशिया का सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो इस्लाम है, जो 28% है। फिर हिंदुइज्म है। फिर 14% ऐसे लोग भी हैं कि जो जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है। और फिर बुद्धिज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी, इस तरह से। और कंट्रीज 48 कंट्रीज हैं इसमें। तो बहरहाल ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरफ अगर हम आए तो अलग अलग बाउंड्रीज के हिसाब से ये डिफरेंट एरियाज इसके बनते हैं। ये जहां जहां पे मैं माउस को एनसर्कल कर रहा हूँ, ये एशिया का एरिया बनता है। ये एशिया का एरिया सारा बनता है, राइट। तो ये एशिया का एरिया बनता है। अब इसमें इसमें अगर हम देखें तो काफी फैला हुआ ये एरिया है। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो पॉलिटिकली चीजों को समझने के लिए देखें, इंफॉर्मेशन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन हमारे लिए कम रेलेवेंट हो सकती है, कोई ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है। ठीक है। हमने अगर कोई ज्योग्राफी स्टडी करनी हो तो और तरह हम एशिया के इसी मैप को स्टडी करेंगे। अगर हमने पॉलिटिकल साइंस स्टडी करनी हो तो और तरह से करेंगे। ठीक है। हमारा बेसिक इसमें जो पर्पस है वो ये है अभी के डिस्कशन में कि हम एशिया के उन एरियाज की बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें और उनके बारे में कुछ बातें हम जान लें कि जो एरियाज पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के साथ आगे चल के कहीं ना कहीं टच होंगे। तो फिर जब वो टच होंगे, उनकी बात होगी, तो हमें उनके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि वो असल में क्या है। उनकी बेसिक जो नॉलेज है वो सारा हमारे पास होना चाहिए। तो इस हवाले से एशिया को बेसिकली हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो एरिया है जो इस वक्त मैं आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट का एरिया है। मिडल ईस्ट है, लेकिन एशिया के हिसाब से अगर देखें तो ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट बनता है। बट इसको चूंकि ओवरऑल मिडल ईस्ट कहते हैं, मशरक वस्ता कहते हैं, जिसमें ईरान से लेकर आगे टर्की तक और इधर नीचे यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया और सीरिया और एटसेट्रा, ये कंट्रीज आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा एरिया है सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिसमें काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह कंट्रीज आते हैं, अजरबैजान वगैरह। ये सेंट्रल एशिया का इलाका कहलाता है। ये वो इलाका है जो कि रशिया के पहले कब्जे में था और बाद में अब वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए हैं। फिर तीसरा एरिया एरिया बनता है हमारे वाला एरिया, जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। वो ये एरिया है। ये एरिया जो मैं अब इस वक्त आपके सामने ला रहा हूँ, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ये एरिया है साउथ एशिया। फिर उसके बाद दूसरा एरिया बनता है जी साउथ ईस्ट एशिया। ये अब मैं जो
ये अभी जो मेंशन कर रहा हूँ ना, ये वाला एरिया, ये है साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये 4 डिफरेंट एरियाज बनते हैं। तो इन 4 डिफरेंट एरियाज को अलग अलग हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। मिडल ईस्ट सबसे पहले। मिडल ईस्ट एक ऐसा कंट्री है, सॉरी, एक ऐसा रीजन है कि जो एक तरफ से तो यूरोप, एक तरफ से तो हमारा एशिया का पार्ट है, लेकिन दूसरी तरफ टर्की के थ्रू ये, टर्की और इधर आर्मीनिया वगैरह के थ्रू ये टच करता है यूरोप के साथ। और यही एरिया है जो इजिप्ट के थ्रू, इजिप्ट और पैलेस्टाइन के थ्रू ये टच करता है अफ्रीका के साथ भी। ठीक है। सो इस तरह से ये जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो एरिया है कि जहाँ पे मुस्लिम मुल्क मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, वो अमीर तरीन कंट्रीज इसी में है। ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी, बल्कि सारे ही मुस्लिम कंट्रीज ज्यादातर इसी एरिया में है। यही वो एरिया है जहाँ पे इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू है। ठीक है। और यही वो एरिया है कि जहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है, और इस्लाम यहीं से इमर्ज हुआ और हर तरफ को फैला। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ भी ये ईरान के थ्रू टच होता है ये एरिया। तो मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आगे चल के हम इसके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ेंगे, देखेंगे, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज्यादा इंटर रिलेट करेंगी। तो बहरहाल मिडल ईस्ट का एरिया आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। मजीद आप जितनी भी रीडिंग्स कर सकें, जितना इसके बारे में मजीद जान सकें, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन बहरहाल ये जो एरिया इस वक्त मैं सराउंड कर रहा हूँ, ये सारा एरिया बनता है मिडल ईस्ट का एरिया। और इस मिडल ईस्ट के एरिया में मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कंट्रीज शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज शामिल हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान का रिलेशन है, या ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी एरिया में हिस्ट्री में जंगें भी हुई, ईरान और इराक की जंग होती रही। आजकल इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू बहुत ज्यादा ताज़ा है, और इसराइल से रिलेटेड कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें कब बना, इशू क्या है असल में इसराइल और पैलेस्टाइन का, ये सारी बातें ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के हवाले से किसी न किसी तरीके से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हर वक्त ही रहता है। तो बहरहाल अभी तक इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। अब इससे आगे चलते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का इलाका, ये इलाका है, ये जो इस वक्त ये कलर्स में आ रहा है ना, ये जॉर्जिया से लेकर और ये आगे आर्मीनिया, अजरबैजान और ये सारा काजाकिस्तान। काजाकिस्तान इस एरिया का बहुत बड़ा कंट्री है। ये सारा काजाकिस्तान है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान है इधर, फिर उसके बाद ताजिकिस्तान है। तो ये एरियाज हैं जो ईरान से टच करते हैं, जो अफगानिस्तान से टच करते हैं। पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई भी एरिया टच नहीं करता सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। इनको कार कहते हैं, CAR, कार, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ओवरऑल एरिया को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। अच्छा, पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्टली ज्योग्राफिकली तो टच नहीं करता कोई भी कंट्री इनमें से। लेकिन ये देखें, ये एक छोटी सी पट्टी है, 22 किलोमीटर की ये पट्टी है, जो ये अफगानिस्तान का एरिया है। अफगानिस्तान के इस 22 किलोमीटर के एरिया को अगर हम क्रॉस करें, ये पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया की तरफ ये बनता है। इसको अगर हम क्रॉस करें तो आगे ताजिकिस्तान का एरिया आ जाता है। तो मतलब पाकिस्तान से ये बहुत दूर नहीं है। पाकिस्तान से ये बहुत करीब है। ताजिकिस्तान का इलाका सिर्फ 22 किलोमीटर का दरमियान में अफगानिस्तान का एरिया आता है। तो बहरहाल तिजारत के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। लैंड लॉक्ड कंट्रीज का मतलब ये है कि उनको किसी भी तरफ से कोई समंदर, कोई सी का कोई रास्ता नहीं मिलता।
तो ऐसे कंट्रीज़ को ज़ाहिर है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तिजारत के लिए क्योंकि शिप के थ्रू ज़्यादा होनी होती है तो वो उसके लिए उनको किसी न किसी ऐसे कंट्री की ज़रूरत पड़ती है जो कि सी के साथ टच करता हो। फिर उसके बाद यही वो एरिया है जो चाइना से भी टच करता है। ये चाइना का वेस्टर्न पार्ट है जो कि बहुत डेवलप्ड एरिया नहीं है। उसके साथ ये ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान ये टच करते हैं। इस तरह करके ये एरिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी एरिया में इधर अगर आप ये देखें तो इसी एरिया में ये यूक्रेन का इलाका आता है। ये वाला यूक्रेन का इलाका है। ये यूक्रेन यही है जो पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही थी। अब आजकल भी वॉर कोई हो तो नहीं रही लेकिन इश्यूज चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन के। ठीक है। यूक्रेन यूरोप में आता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये एरिया यूक्रेन वाला भी इस हवाले से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ के करीब है। तो इसका मतलब है कि हमें इस हवाले से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी समझने की जरूरत है। इसके बाद आगे चलते हैं तो साउथ एशिया। साउथ एशिया हमारा अपना इलाका है। ये जो ऑरेंज कलर के मैप में आपको दिखाया गया है ये सारा साउथ एशिया का इलाका है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नीचे मालदीव है। ये मालदीव्स के छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, जज़ीरे हैं, जो कि आम मैप में इतने नज़र भी नहीं आते। बहुत ज़ूम करके हम देखें तो वो नज़र आते हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान का एरिया पहले सेंट्रल एशिया में नहीं समझा जाता था, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान को जो है वो सार्क की मेंबरशिप दी गई। साउथ एशिया की एक तंजीम बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC। तो उसमें फिर अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया तो ये भी अब साउथ एशिया में ही पॉलिटिकली काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये सारे हैं कंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। इस खित्ते का, इस एरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंट्री है वो इंडिया है, जो पॉलिटिकली किसी न किसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इन रहता ही है। तो पाकिस्तान उसके साथ हमसायगी में है, पाकिस्तान उसका नेबर है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया आपस में अच्छे नेबर्स नहीं है। और उस अच्छे नेबर्स ना होने में बहुत सारा रोल हमारी हिस्ट्री का है और बहुत सारा रोल हमारे दोनों तरफ से पॉलिटिक्स का है, जो पॉलिटिक्स चलती है। तो बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया को समझे बगैर, इनके रिलेशंस को समझे बगैर कभी भी हम करंट अफेयर्स के पेपर को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बहुत सारे जो इश्यूज हैं उन पे भी हम आगे चल के बात करनी है। और फिर ये वाला जो इधर कश्मीर का इशू है ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। ये भी यहाँ पे कश्मीर का इशू जो कि पाकिस्तान के पास कुछ एरिया है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम से और ज़्यादा एरिया इंडिया के पास है। ये जो A, B, C और इधर D, ये एरियाज बताए गए हैं साउथ एशिया के ना, ये भी जरा समझने की जरूरत है। ये ए वाला इलाका वो है जो एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान है लेकिन क्लेम्ड बाय इंडिया है। ठीक है। ये वाला जो ए वाला एरिया है गिलगित बल्तिस्तान और ये आजाद कश्मीर का एरिया, इंडिया कहता है ये मेरा पार्ट है, हमारा पार्ट है ये। अच्छा, ये जो बी वाला एरिया है ये वो है जो एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया है बट क्लेम्ड बाय पाकिस्तान है। एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया है बट क्लेम्ड बाय पाकिस्तान है कि पाकिस्तान कहता है कि ये जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है ये हमारा इलाका है और पाकिस्तान का मैप यहाँ इधर से इधर जाता है। जब हम देखते हैं ना तो ये मैप इधर से इधर इस तरह से पाकिस्तान का शो होता है। इट मीन्स कि हम अपने मैप में उस मकबूजा कश्मीर के एरिया को भी शामिल करते हैं जो कि इंडिया के पास है, जो श्रीनगर और बाकी सारे एरिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो सी वाले एरियाज हैं
ये सी वाले वो हैं जो एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया है। ये चाइना के पास है सारे इलाके, और इंडिया कहता है ये हमारे हैं। ठीक हो गया। फिर इधर डी वाली साइड पे है कि एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया, क्लेम्ड बाय चाइना। ये वो एरिया है कि जो इंडिया के पास है लेकिन चाइना कहता है कि हमारा है। और इसी एरिया में इंडिया और चाइना की जंग भी हुई थी। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से ये सारा खित्ता ही किसी न किसी वे में, सारे कंट्रीज किसी न किसी वे में कनेक्टेड है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपस में रिलेशन समझे बगैर भी हम कभी भी करंट अफेयर्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि यही वो एरिया है कि जहां पे पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन किए गए मुजाहिदीन ने, जो जाहिर है कि अमेरिका के पैसे पे ट्रेन किए गए और सब कुछ हुआ, उन मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान में रूस को शिकस्त दी और रूस को पीछे हटना पड़ा। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान हमारे लिए। फिर उसके बाद बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का पार्ट था। फिर अलग मुल्क टूट के बना, क्यों बना, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, ये सारी बातें भी होनी है हमारी। ये इसलिए पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर श्रीलंका भी पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से तंग है, वैसे श्रीलंका भी इंडिया से तंग ही है। तो एक तरह से हमारा कॉमन एनिमी है इंडिया, जिसकी वजह से श्रीलंका के साथ भी हमारा करीबी ताल्लुक बनता है और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और आगे मालदीव तो वैसे ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया को समझे बगैर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझा ही नहीं जा सकता। ये वो एरिया है जिसमें चाइना फॉल करता है। ये चाइना का एरिया है। चाइना इमर्जिंग सुपर पावर है, दुनिया की इकोनॉमिक पावर है। तो चाइना के साथ इधर नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया और जापान और ताइवान, और फिर इधर नीचे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और फिर नीचे ब्रुनेई, और इधर फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये सब ईस्ट टाइमोर, ये सारे कंट्रीज इसमें फॉल करते हैं। अच्छा, अब चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस का मतलब ये है कि ये खिता जिस भी हवाले से इंपॉर्टेंट होगा उसमें चाइना का कहीं ना कहीं रोल जरूर आएगा। ठीक है। चाइना के की बातें होंगी, चाइना के इश्यूज होंगे, और चाइना का रोल उसमें होगा। बहरहाल ताइवान एक ऐसा एरिया है जिसमें चाइना कहता है कि ये ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग कंट्री के तौर पर जाना जाता है। फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के भी इश्यूज हमेशा आपस में रहते ही हैं। नॉर्थ कोरिया का इशू चाइना के साथ भी रहता है, नॉर्थ कोरिया का इशू जापान के साथ भी रहता है। फिर उसके बाद ये फिलीपीन है, और फिलीपीन के साथ नीचे ये ब्रुनेई और मलेशिया वगैरह हैं। अब होता ये है कि चाइना के जो शिप्स वगैरह हैं, बेशक वो चाइना के लिए इंपोर्ट्स लेके आ रहे होते हैं ऑयल की। चाइना ऑयल खरीदता है बहुत ज्यादा अफ्रीका और मिडल ईस्ट से। तो ऑयल जब चाइना इधर से आता है, तो वो यहाँ से हो के यहाँ ये छोटा सा एरिया बनता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये मलेशिया का एरिया है। यहाँ से गुजर के इसके शिप्स इधर तक जाते हैं और फिर चाइना तक पहुंचते हैं। ठीक है। और फिर चाइना से जो एक्सपोर्ट होती हैं दुनिया को, वो भी शिप्स इधर से गुजरते हैं, और फिर इधर इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए आगे दुनिया तक पहुंचते हैं। अच्छा, अब इस चाइना की इस कमजोरी को अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया, और अमेरिका ने समझा कि ये जो एरिया है जहां से चाइना की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना के लिए, यहाँ के जितने कंट्रीज हैं ना, उनके ऊपर अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करना शुरू किया, और इन कंट्रीज के साथ स्पेशल ताल्लुकात बनाए। नीचे इधर ऑस्ट्रेलिया भी है, ऊपर जापान भी है।
तो स्पेशल ताल्लुकात बनाए, बड़े-बड़े मुआहदे किए, उनको रिलैक्सेशंस दी। क्यों? क्योंकि इस एरिया के ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हासिल किया जा सके कि चाइना के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले शिप्स हैं, वो अमेरिका की नज़र में भी हों, अमेरिका के कंट्रोल में भी हों और जब चाहे उसमें अमेरिका जो है उसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सके। तो दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे पूरी दुनिया में अमेरिका चाहता है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से अमेरिका रेलेवेंट रहे और पूरी दुनिया के हर कंट्री में अमेरिका का कोई न कोई मतलब उस पे नज़र रहे हर कंट्री के ऊपर और वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे। तो इसीलिए चाइना को भी वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, बट चाइना उस कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। इस वजह से यहाँ पे साउथ इंडियन शी ये जो साउथ चाइना सी है, इसको इंडो पैसिफिक ओशन असल में कहते हैं। यहाँ इस साइड पे, राइट साइड पे अगर हम देखें, तो ये पैसिफिक ओशन है। इस साइड से अगर हम देखें तो ये इंडियन ओशन है। तो इसलिए इसको, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें चाइना और अमेरिका का कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता ही रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उस प्रॉब्लम में ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है जहां से शिप गुजरते हैं। और इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को अवॉइड करने के लिए फिर चाइना ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कायम करके, तो जो सी पैक बनाई है, वो सी पैक बनाने का सोच रहा है, वो ये है कि चाइना को इस सारे एरिया को बाईपास करना पड़ जाए और चाइना इस सारे एरिया की टेंशन ही ना रहे। और चाइना का ये यहाँ से, चाइना की जो वेस्टर्न साइड है वहां से पाकिस्तान में आके तो सी पैक समंदर में चली जाए और गवादर के थ्रू समंदर से राब्ता हो जाए और इतना सारा फासला जो शिप्स को तय करना पड़ता है वो करना ही ना पड़े। ठीक है। तो इस तरह करके फिर वो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सी पैक के हवाले से हम बड़ी डिटेल में आगे बातें करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना इस बारे में जरूरी था। तो इसके साथ ही हमारा ये जो एशिया का लेक्चर है वो कंक्लूड होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।